इस कहानी का ताल्लुक जिस खानदान से है वो पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पाकिस्तान चला आया था। ये पहली जंग अजीम के बाद का वाकया है। इस वाकये की बात यहाँ जंग अजीम के खात्मे के बाद से लेकर क़याम पाकिस्तान 1947 तक जलंधर से राहों तक सुनाई देती है। राहों हिंदुस्तान का एक मशहूर तारीखी और कदीम कस्बा है। उन्होंने भी जब वो जिंदा थे तो इस वाकये की तस्दीक की थी। इस कहानी का ताल्लुक एक खाते पीते खुशहाल सादात घराने से है। जलंधर शहर में रहने वाले उस खानदान का एक जवान तनवीर अली पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद लेफ्टिनेंट के ओहदे से एक रिजर्व फौजी की हैसियत से रिटायर होकर अपने वतन वापस आया था। उन लोगों की कस्बा राहों के पास एक गांव सोता आसमान में अच्छी खासी जमीनें थी। उस खानदान के अक्सर मर्द सरकारी ओहदों पर मुलाजिम थे। इस वजह से उन लोगों ने रिहाइश जलंधर में ही रखी हुई थी। तनवीर अली जवान साल खूबसूरत और सेहतमंद आदमी था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। चुनाचे वो फौज से फारिग होकर घर आ गया तो उसके वालिदैन को उसकी शादी की फिक्र हुई। उन्होंने तनवीर से इस सिलसिले में बात की और उससे कहा अगर वो खानदान में किसी लड़की को पसंद करता हो तो बता दे। तनवीर अली को एक लड़की जिसके साथ वो खेल कूद कर जवान हुआ था पसंद थी। उस लड़की का नाम फिरदौस था। फिरदौस बेहद खूबसूरत और खूब सीरत लड़की थी। उसने इस्लामी तालीमात घरेलू सतह पर उस वक्त के बड़े आलिम फाजिल काजी एहसानुल हक साहब से हासिल की थी। फिरदौस तनवीर के वालिदैन को भी पसंद थी। उन्होंने बात चलाई तो फिरदौस के घर वालों ने बड़ी खुशी से यह रिश्ता मंजूर कर लिया और यूं तनवीर अली की शादी फिरदौस के साथ हो गई। वो दोनों खुशो खुर्रम अज़दवाजी जिंदगी गुजारने लगे। इसी तरह खुशी खुशी में 3 साल गुजर गए और पता ही न चला। उन 3 सालों के दौरान उनके यहाँ 2 जुड़वां बेटे पैदा हुए और फिर एक बेटी ने जन्म लिया। फिरदौस की उम्र अभी सिर्फ 24 साल थी और वह 3 बच्चों की मां बिल्कुल नहीं लगती थी। उसके हुस्न, शाइस्तगी, बुजुर्गों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के चर्चे जलंधर, राह और सोता आसमान के शरीफ घरानों में होने लगे। उसके सलीके और अच्छे अखलाक का हर कोई मुतरफ था। कस्बा राहों में तनवीर अली के बुजुर्गों ने एक बहुत ही बड़ी हवेली बनाई थी जो अब इस्तेमाल नहीं होती थी और मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खंडर में तब्दील होती जा रही थी। उस कस्बे के अंदर और आसपास राजों, महाराजों और मौलिया दौर के कई महल भी खंडरात में बदल चुके थे। उन इमारतों के इर्द गिर्द जाड़, जनकार और जंगलात होने की वजह से बड़ा पुरअसरार माहौल बन गया था। उस वीरानी और सन्नाटे की वजह से यह मशहूर हो गया था कि यहाँ जिन्नों भूतों की रिहाइश है। लोग इन इमारतों के करीब जाने से भी डरते थे। तनवीर अली ने जिम्मेदारी पर तवज्जो दी थी और जिम्मेदारी के साथ साथ उसने आड़त का कारोबार भी शुरू कर दिया था। उसने अपना कारोबार तहसील नमा तक शहर तक फैला लिया था और वहां भी उसने जमीनों की देखभाल और कारोबारी आमदोरफ्त के लिए एक खूबसूरत हवेली तामीर कराई थी। ये जगह कस्बा राहों और उसके ससुराल वालों के करीब तर थी। ये 1926 की बात है। उस वक्त तक उनकी शादी को 8 साल का अरसा गुजर चुका था। एक रोज उनको सोता आसमान जाना पड़ गया। उन वक्तों में उमरा और शरफा की बेगमात पालकी या बैलगाड़ी में अपनी नौकरानियों के साथ सफर किया करती थी। चुनाचे फिरदौस बेगम भी गांव से कस्बे राहों तक अपनी एक मुलाजमा के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर पहुंचे। तनवीर अली अपने घोड़े पर सवार उनकी बैलगाड़ी के साथ साथ था। राहों पहुंचकर एक रात उन्होंने अपनी हवेली में क़याम किया। अगले रोज वहां से सोता आसमान रवाना होना था। तनवीर अली ने वहां से अपनी बेगम फिरदौस के लिए एक पालकी का इंतजाम किया। फिरदौस पालकी पर सवार हो गई और चारों कहारों ने पालकी को उठा लिया और सोता आसमान की तरफ चल पड़े। सोता आसमान एक छोटा सा गांव था जो जंगल के करीब वाक़या था और उसके नजदीक बड़े पैमाने पर पुराने तारीखी महल और इमारतें थी जो मिस्मार हो चुके थे। ये गांव कस्बा राहों से ज्यादा दूर न था। ये लोग जल्दी वहां पहुंच गए और 3 रोज वहां ठहरे रहे। 3 दिन बाद उन्होंने वापसी का इरादा किया। जल्दी वापस आने की वजह ये थी कि बच्चे साथ न थे और फिरदौस बेगम बच्चों के बगैर उदास हो गई थी। फिर वापसी पर फिरदौस पालकी में बैठ गई और सफर शुरू हो गया। तनवीर घोड़े पर सवार साथ साथ चल रहा था। दोपहर के करीब यह काफिला एक मिस्मार शुदा महल के करीब पहुंचा। उन्होंने वहां आराम करने का फैसला किया और महल के करीब एक बहुत बड़े बरगद के साए में रुक गए। चारों कहार पालकी वहां रखकर दम लेने के लिए दूसरे दरख्तों के नीचे चले गए। सख्त गर्मी पड़ रही थी। तनवीर अली ने भी घोड़े से उतरकर लगाम एक दरख्त के साथ बांध दी
तनवीर अली टहलते टहलते महल देखने लगा और अंदरूनी हिस्सा देखने अंदर चला गया। फिरदौस बेगम अपनी मुलाजमा के साथ पालकी से उतरकर बरगद की ठंडी ठंडी छांव में घास के ऊपर बैठ गई। फिरदौस ने प्याजी रंग के गोटा किनारी लगे खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। ये कपड़े और प्याजी रंग उस पर खूब जच रहा था और वो बेहद हसीन लग रही थी। उसकी मुलाजमा भी उसके पास आकर बैठ गई। अचानक म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। फिरदौस बेगम और उसकी मुलाजमा ने इधर उधर देखा मगर उन्हें कुछ नजर न आया। जरा देर बाद फिर बिल्ली के बोलने की आवाज सुनाई दी। इस बार पता चल गया कि आवाज बरगद के दरख्त से आ रही है। फिरदौस बेगम ने दरख्त की तरफ देखा तो एक झुके हुए टहनी पर एक बिल्ली बैठी नजर आई। फिरदौस बेगम उसे देखकर हैरान रह गई। वो एक सुनहरी खाल वाली मोटी ताजी बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी। बिल्ली की नजरों में न जाने क्या था कि फिरदौस बेगम को खौफ महसूस होने लगा। बिल्ली मसलसल फिरदौस बेगम की तरफ देख रही थी। फिर वो इज़हार मोहब्बत और खैर सगाली के लिए दुम हिलाने लगी। फिरदौस बेगम ने उसे पिचकारा तो वो फर्मा बरदारी से आगे आकर उसके कदमों में लौटने लगी। करीब आने पर मालूम हुआ कि वो बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला है। ये तो किसी घर का पालतू लगता है, मुलाजिमा ने फिरदौस बेगम से कहा। शायद इसे घर वालों ने निकाल दिया है और ये बेचारा इस उजाड़ जंगल में रह रहा है। इंसानों को देखते इस तरफ आ गया है। मुलाजिमा की बात सुनकर फिरदौस बेगम ने डरते डरते हाथ आगे किया और बिल्ले के सर पर प्यार से हाथ फेरा। अब तो बिल्ला मचल गया और जमीन पर लोट पोट होने लगा। कभी वो उछलता, कभी जमीन पर लेट जाता और फिर वो लोट पोट होकर फिरदौस बेगम के कदमों में आंखें बंद करके लेट गया। बिल्ले की इन हरकतों को फिरदौस ने बड़ी दिलचस्पी से देखा और बहुत महसूस हुई। फिर उसने बिल्ले को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार करने लगी। मैं इसको अपने साथ ही ले जाऊंगी, फिरदौस ने अपनी मुलाजमा से कहा। बेचारा न जाने कब से इस वीरान जगह पर रह रहा है। कुछ देर के बाद तनवीर अली आ गया और चलने को कहा। फिरदौस ने अपनी मुलाजमा को साथ बिल्ले को लेकर पालकी में सवार हो गई। तनवीर अली को बिल्ले के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। राहो कस्बा पहुंचकर जब फिरदौस पालकी से उतरी तो उसने बिल्ले को गोद में उठा रखा था। तनवीर अली बिल्ले को देखकर बहुत हैरान हुआ। ये कहां से आ गया? फिरदौस ने उसे सारी बात बताई तो वो खफा होने लगा कि इसे क्यों नहीं आई हो साथ। बच्चे इसे देखकर बहुत खुश होंगे। फिरदौस ने तनवीर की खफकी दूर करने के लिए कहा। आखिर इसे घर में रखने में हर्जी क्या है? तनवीर अली ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और चुप हो रहा। राहों से आगे वो फिर बैलगाड़ी पर बैठकर अपने फार्म वाली हवेली में पहुंच गए। बच्चों ने बिल्ले को देखा तो वो वाकई बहुत खुश हुए और बिल्ले के साथ खेलने लगे। बिल्ला भी फौरन ही बच्चों के साथ मनोस हो गया और इस तरह उछल कूद करने लगा जैसे नाच रहा हो। बिल्ला बच्चों के साथ भी खेलता लेकिन ज्यादा वक्त वो फिरदौस बेगम के आगे पीछे गुजार देता। ये खुशहाल लोग थे। तनवीर अली को हलवा बहुत पसंद था और उनके घर अक्सर हलवा पकता रहता था। उस बिल्ले को हलवा बहुत पसंद आया और जब भी हलवा पकता बिल्ला पेट भरकर हलवा खाता। बिल्ले की इस हरकत पर सब हैरान होते कि ये कैसा बिल्ला है जो रोटी, गोश्त और दूध वगैरह की बजाय हलवा शौक से खाता है। जब उसे भूख लगती तो वो फिरदौस के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगता। ऐसे लगता जैसे वो म्याऊं म्याऊं के बजाय हलवा हलवा कह रहा हो। दूध और हलवा बिल्ले की मरगूब ग़िज़ा थी। फिरदौस पाबंदे सोमो सलात थी और अक्सर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ती रहती थी। जिस वक्त वो नमाज और तस्बीह करती बिल्ला पर खिसक जाता और बच्चों के साथ खेलने लगता। फिरदौस का ससुर मुबारक अली बड़ा जहांदीदा और तजुर्बाकार उम्र रसीदा इंसान था। मुबारक अली किसी जमाने में कोतवाल के ओहदे पर फाइज रह चुका था। उस जमाने में फुल थानेदार को कोतवाल कहा जाता था और उसकी बड़ी अहमियत होती थी। वो बड़ा दलेर और काबिल इंसान था। उन्हीं दिनों मुबारक अली ने जिला हिसार से बड़ी आला नस्ल की गाय और बैलों की जोड़ी मंगवाई। ये बड़े खूबसूरत और कीमती जानवर थे। फिरदौस बेगम को उन जानवरों को देखने का शौक हुआ और वो जनान खाने की बड़ी ड्योढ़ी में चली गई। बिल्ला भी उसके पीछे पीछे चला आया। जो ही गाय की नजर बिल्ले पर पड़ी तो वो बेदक कर रस्सा तोड़ाने लगी। हालांकि इससे पहले वो इत्मीनान से खड़ी थी और जुगाली कर रही थी। मुबारक अली ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। फिरदौस बेगम वापस चली गई और बिल्ला भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसके जाने के बाद मुबारक अली ने अपने एक मुलाजिम को बुलाया। ये मुलाजिम एक रिटायर्ड फौजी था और बड़ा दलेर और जीदार बंदा था। मुबारक अली ने उससे कहा कि वो इस बिल्ले को पकड़कर बोरी में बंद करे और राहों के करीब वाक़या जंगल में महल के खंडरात में छोड़ाए। फिरदौस बेगम और बच्चों को पता लगा तो उन्होंने इस बात की मुखालफत की और कहा कि बिल्ले को घर में रहने दिया जाए। ये हमारा पसंदीदा बिल्ला है। लेकिन फिरदौस बेगम का ससुर न माना।
इस तरह फिरदौस बेगम और बच्चों की मुखालफत के बावजूद मुलाजिम ने बिल्ले को पकड़कर बोरी में डाल दिया और बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया, बांध दिया, और उसने बोरी उठाई, घोड़े पर सवार होने लगा। अभी उसने बोरी उठाकर घोड़े पर रखी थी कि घोड़ा बुरी तरह उछलने लगा और हुनहुनाकर उसने एक झटके से लगाम छुड़ा ली और जिधर मुंह उठा सरपट भाग निकला। फौजी मुलाजिम बड़ा हैरान हुआ और आखिरकार बोरी को कंधे से लटकाकर पैदल ही जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने पैदल राहों तक का फासला तय कर लिया। जब वो जंगल में मौजूद महल के खंडरात के नजदीक पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। महल के खंडरात के करीब पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि बोरी एकदम हल्की हो गई है। उसने जल्दी से बोरी के मुंह पर मजबूती से बंधी हुई रस्सी खोली ताकि बिल्ले को बाहर निकालेगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि बोरी बिल्कुल खाली थी। हालांकि उसने अपने हाथों से बिल्ले को पकड़कर बोरी में डाला था और उसका मुंह बड़ी मजबूती से बांधा था। उसने सोचा शायद बोरी में कोई सुराख हो गया होगा और बिल्ला उससे निकल गया होगा। उसने बड़ी अच्छी तरह बोरी को देखा। बोरी बिल्कुल ठीक थी और उसमें कोई सुराख भी नहीं था। ये देखकर उस फौजी नौजवान के एक दफा तो पसीने छूट गए, लेकिन फिर उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और बोरी वहीं फेंककर उल्टे पांव वहां से भागा और कस्बा राहों पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो सीधा मस्जिद में गया और वजू करके ईशा की नमाज पढ़ी और वहीं सो गया। सुबह सवेरे वो वापस हवेली में पहुंच गया। मुबारक अली फिक्रमंदी से उसका इंतजार कर रहा था। फौजी बड़ा समझदार नौजवान था। उसने मुबारक अली के पूछने पर सिर्फ इतना बताया कि वो उसके हुक्म के मुताबिक बिल्ले को बोरी का मुंह खोलकर महल के खंडरात में छोड़ आया था। इस बात को अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि बिल्ला घर वापस आ गया। वो बड़ी जोरदार आवाज में म्याऊं म्याऊं कर रहा था। उसकी आवाज से अजियत और नाराजगी का इजहार होता था। सब लोग हैरान थे कि वो इतनी दूर से वापस कैसे आ गया। बच्चे और फिरदौस बेगम बिल्ले के वापस आ जाने से बहुत खुश थे कि घर में दोबारा रौनक वापस आ गई है। बिल्ले को घर में आए 2 साल का अरसा गुजर गया था। फिरदौस बेगम को उस खूबसूरत जानवर से उनसा हो गया था। बिल्ला फिरदौस बेगम से बहुत मोहब्बत करता था और जहां वो जाती बिल्ला उसके साथ साथ रहता था। बिल्ला फिरदौस बेगम से ज्यादा देर तक दूर रहना पसंद न करता था और बेचैन हो जाता था। फिर कुछ अरसे बाद फिरदौस बेगम ने एक और बच्ची को जन्म दिया और इस तरह उनके 4 बच्चे हो गए। बेटी की पैदाइश की वजह से फिरदौस बेगम की सारी तवज्जो बच्ची की तरफ लग गई और वो बिल्ले को नजरअंदाज करने लगी। इस वजह से बिल्ला उदास रहने लगा और सुस्त पड़ गया। वो बच्चों के साथ भी बहुत ही कम खेलता और शरारतें करने के बजाय इधर उधर पड़ा रहता। फिर बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई तो बिल्ले को फिर फिरदौस बेगम के पास रहने का मौका मिलने लगा। वो अक्सर छलांग लगाकर फिरदौस बेगम की गोद में जा बैठता और नन्ही मुन्नी बच्ची से खेलने लगता। बिल्ले की इन हरकतों को देखकर सारे घर वाले खुश होते थे। अगर कोई खुश नहीं होता था तो फिरदौस बेगम का ससुर मुबारक अली था। वो बिल्ले की घर में मौजूदगी से खुश नहीं था और अच्छी नजरों से नहीं देखता था। मुबारक अली इस बिल्ले के बारे में वहम और खौफ में मुब्तला था। दूसरी तरफ वो बिल्ला भी मुबारक अली को पसंद नहीं करता था और कभी भूले से भी मुबारक अली के पास नहीं भटकता था। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए और तरह तरह के पकवान पकाए गए। मजेदार हलवा भी पकाया गया। फिरदौस मेहमानों के लिए खाना पकाने और उनकी खातिरदारी में हलकान हो रही थी। मेहमानों की रुखसत होने के बाद थकी हारी फिरदौस बेगम बावर्ची खाने में आई तो बिल्ले ने नाराजगी के इजहार के लिए जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। फिरदौस बेगम ने समझा कि बिल्ला हलवे के लिए शोर मचा रहा है। उसने फौरन एक रकाबी में हलवा डालकर बिल्ले के आगे रख दिया। बिल्ले ने हलवे की तरफ देखा भी नहीं और बेचैनी का इजहार करने लगा। बिल्ला दरअसल फिरदौस बेगम की गोद में बैठना चाहता था और दरमियान में हलवे से भरी परात रखी थी। बिल्ले ने वहीं से छलांग लगाई तो उसके पिछले दोनों पांव हलवे की परात में पड़े और हलवे में लथपथ हो गए। इसी हालत में वो छलांग लगाकर फिरदौस बेगम की गोद में जा बैठा। फिरदौस बेगम ने बड़े कीमती रेशमी कपड़े पहने हुए थे। उसके इतने कीमती कपड़े हलवे की वजह से खराब हो गए। उसके अलावा वो बेहद थकी हुई थी। उसे बिल्ले की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। उसने एक झटके से बिल्ले को गोद से फेंक दिया, मगर बिल्ला दोबारा उसकी गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा तो फिरदौस बेगम ने तैश में आकर करीब पड़ा हुआ चिमटा उठाया और बिल्ले को दे मारा। चिमटा बिल्ले के सर पर लगा और बिल्ले के सर से खून बहने लगा। तकलीफ की शिद्दत से बिल्ला बड़ी खौफनाक आवाज में चिल्लाने लगा। पहले वो फिरदौस बेगम से कुछ फासले पर खड़ा रहा, फिर बावर्ची खाने से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब फिरदौस बेगम का गुस्सा ठंडा हो गया तो उसे अफसोस होने लगा कि बिल्ला बेचारा ख्वाम खौस के हाथों जख्मी हो गया। वो भी बिल्ले के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी और उसने कभी बिल्ले को झिड़का भी नहीं था।
बिल्ला जख्मी होने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गया था। जनान खाने में तमाम घर वाले और नौकरानियां बिल्ले को ढूंढते रहे और मर्दान खाने के नौकर भी उसे तलाश करते रहे, लेकिन वो ना मिला। चलो अच्छा हुआ वो मनूस यहाँ से दफा हो गया है। फिरदौस के ससुर मुबारक अली ने कहा, इंशाल्लाह अब कभी वो वापस नहीं आएगा। बिल्ले को बहुत तलाश किया गया लेकिन वो कहीं ना मिला। उस रोज आधी रात के वक्त हवेली का दरवाजा बड़े जोर से खटका। ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे को खटखटाने वाला दरवाजे को तोड़ने का इरादा रखता है। सब घर वाले घबराकर उठ बैठे और बहुत परेशान हुए कि आधी रात को जाने कौन आ गया है। तनवीर अली उठकर जनान खाने से बाहर ड्योड़ी के दरवाजे पर आया तो बड़ा हैरान हुआ कि ड्योड़ी में एक कद्दावर आदमी खड़ा था। तनवीर अली हैरानों परेशान उसे देखने लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि रात को उसने खुद ड्योड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया था और उसके बाद घर का कोई फर्द ड्योड़ी की तरफ नहीं आया था। फिर ड्योड़ी का दरवाजा किसने खोला था? वो लंबा चौड़ा आदमी ड्योड़ी के अंदर कैसे आ गया था? यही सोच सोच कर तनवीर अली परेशान था और खौफजदा भी हो गया। ड्योड़ी के अंदर खड़े आदमी का सर बहुत बड़ा था और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। तनवीर अली डरो नहीं, उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं आदमजाद नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। मैं कई साल से तुम्हारे घर में एक बिल्ला बनकर रह रहा हूं। मैं तुम्हारी खूबसूरत बीवी पर उस वक्त आशिक हो गया था जब काफी साल पहले तुम लोग जंगल से गुजर रहे थे और वीरान महल के खंडात के पास कुछ देर के लिए ठहरे थे। तुम्हारी हसीन बीवी सस्ताने के लिए बरगद के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। मैं उस वक्त वहां मौजूद था और पहली नजर में उसकी जुल्फ का असीर हो गया था। मैंने उसे जबरदस्ती करने या काबू करने के बजाय एक बिल्ले का रूप धार लिया और उसके साथ रहने लगा। वो मेरे दिल को इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने सारी जिंदगी बिल्ला बनकर उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। वो भी मेरे साथ बहुत मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उसने गुस्से में आकर बड़ी बेदर्दी से चिमटा मारकर मुझे जख्मी कर दिया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब तुम्हारी बीवी को मेरे साथ चलकर वहां रहना होगा जहां मैं चाहूंगा। उस आदमी नुमा जिन की ये बातें सुनकर पहले तो तनवीर अली हक्का बका रह गया, फिर वो जिन की मिन्नत समाजत करने लगा। तनवीर अली ने हाथ जोड़कर जिन से कहा, आप मेरे बच्चों पर रहम करें, वो माँ के बगैर कैसे रह सकेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा खानदान बदनाम हो जाएगा। लोग कहेंगे कि इसकी बीवी बच्चों को छोड़कर किसी के साथ निकल गई है। आपको मेरे बच्चों का वास्ता ये जुल्म न करें। जिन ने कहा, यह नामुमकिन है, मैं हर हाल में फिरदौस को लेकर जाऊंगा, मेरी भी मजबूरी है। मैंने अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाई है कि मैं अपने इश्क की खातिर जब तक फिरदौस जिंदा रहेगी उसके साथ रहूंगा। तुम्हारे वालिद मुबारक अली को यकीन की हद तक शक हो गया था कि मैं इंसानी मखलूक नहीं हूँ, बल्कि एक बिल्ले के भेस में यहाँ रह रहा हूँ। दूसरा ये कि फिरदौस ने बड़ी बेदर्दी से मुझे मारा है, लिहाजा उसकी सजा ये है कि उसे उसके खानदान से, हामिद से और बच्चों से जुदा कर दिया जाए। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि आज से 2 रोज बाद फिरदौस को रात को पिछले पहर दरमियान वाले कमरे में भेज देना। उसे कहना कि वो ये देख कर आए कि तुम्हारी जेबी घड़ी कार्नस पर पड़ी है या नहीं। अगर है तो उठाकर ले आए। याद रखो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की भयानक लाशें फिरदौस को देखना पड़ेंगी। ये कहकर जिन तनवीर अली की नजरों के सामने खड़े खड़े गायब हो गया। अब ये बात यकीनी हो गई थी कि वो बिल्ला असल में जिन ही था और अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर देगा। इस कश्मकश में तनवीर अली की नींदें उड़ गई थी और वो हर वक्त उन्हीं सोचों में खोया रहने लगा कि क्या करे। बहुत सोच सोच कर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जिन की बात माने बगैर कोई चारा नहीं। जब उसने ये फैसला कर लिया तो वो 2 दिन उसने अपनी इताअत गुजार बीवी की खूब खिदमत की और उसकी दिलजोई में लगा रहा। फिरदौस बेगम अपने शोहर की परेशान सूरत और उस किस्म की हरकतें देखकर परेशान हो गई और उसने पूछा कि क्या बात है, लेकिन तनवीर अली ने तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर बात टाल दी। फिर वो मनहूस रात आ गई जब जिन ने फिरदौस बेगम को लेने के लिए आना था। जिन ने तनवीर अली से ये भी कहा था कि वो अपनी बीवी को नहाने धोने और खूबसूरत कपड़े पहनने को कहे। तनवीर अली ने फिरदौस बेगम से कहा कि वो नहा धोकर और खूबसूरत कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर उसके पास आए। फिरदौस बेगम अपने हामिद की खुशनुदी के लिए बंद संवर कर उसके पास आ गई, मगर उसने देखा कि तनवीर अली दूसरी तरफ करवट बदले सो रहा है तो वो भी लेट गई और उसे नींद ने आ लिया। तनवीर अली दरअसल सो नहीं रहा था, बल्कि दूसरी तरफ मुंह करके बेआवाज आंसू बहा रहा था। जब आधी रात गुजर गई
तो तनवीर अली ने सोई हुई फिरदौस बेगम को जगाया और उससे कहा कि वो दरमियान वाले कमरे में जाए और वहां कॉर्नर्स पर पड़ी हुई उसकी जेबी घड़ी ले आए। फिरदौस बेगम आंखें मलती हुई उठी और दरमियान वाले कमरे की तरफ चली गई। जो ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसकी एक हौलनाक चीख सुनाई दी और उसके बाद खामोशी छा गई। तनवीर अली भागकर उस कमरे में पहुंचा। उसने देखा कमरे में कोई ना था, ना फिरदौस बेगम और ना चिंज। अचानक उसकी नजर कमरे की छत की तरफ गई। उसने देखा कि कमरे की छत फटी हुई थी और वहां एक बहुत बड़ा सुराख बन चुका था। ये देखकर तनवीर अली को गश आ गया और वह होशो हवास से बेगाना होकर गिर पड़ा। घर वालों ने भी ये आवाजें सुन ली थी। वो दौड़ते हुए उस तरफ आई और बेहोश तनवीर अली को उठाया। तनवीर अली को कुछ होश आया तो उसने घर वालों को सारी बात सुनाई। जब फिरदौस के जाने का जिक्र आया तो वो फिर रश खाकर गिर पड़ा। उसकी जान निकल गई। वो फिरदौस की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सका था।